हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वाली क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इन सभी क्लासों का आप लोगों को फायदा भी मिल रहा होगा। कल वाले सेक्शन में मैंने आप सबको एक होमवर्क में एक सवाल दिया था और मैंने आप लोगों से पूछा था सवाल में, देखिए चेक कर लेते होमवर्क क्या दिया था। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दिया था। मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये संविधान के कौन से आर्टिकल में, यानी 243 आर्टिकल के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक देश के लिए एक वित्त आयोग का निर्माण का गठन का प्रावधान है। यानी क्या वित्त आयोग का जो उसका जो गठन किया गया है उसका कार्यकाल 2 सालों का रहेगा, 3, 5 या 7 वर्ष का। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था। वो दरअसल उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का यहाँ पर देखने को मिलता है। हम यहाँ पर वर्तमान भारत की बात करेंगे कि वर्तमान भारत के जो संविधान है, और संविधान के मुख्य रूप से हम लोगों को आर्टिकल 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान देखने को मिलता है। यानी एक वित्त आयोग होगा और ये जो वित्त आयोग होगा, इसी वित्त आयोग के जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वहीं पर हम लोगों को जो 13वें वित्त आयोग के, देखो वर्तमान में तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, 16वां यहां पर वित्तीय आयोग चल रहा है, आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर यहां पर बात की जाएगी 13वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की, तो जवाब हो जाएगा विजय केलकर। विजय केलकर यहां पर अध्यक्ष बनाए गए। वहीं पर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो जवाब हो जाएगा भाई वी रेड्डी साहब। भाई वी रेड्डी साहब बनाए गए। और वहीं पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर कौन बनाया गया, आप लोगों से सवाल पूछा है कि जो 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 15वां वित्त आयोग जो था उसका एन के सिंह वित्त आयोग के जो 15वां वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष बनाए गए। और वहीं पर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन बनाया गया दोस्तों, डॉक्टर अरविंद पगडंडिया। ये यहाँ पर भारत के वर्तमान वित्तीय जो जो वित्त आयोग होता है इसके अध्यक्ष है यहाँ पे। तो 16वें कौन है, यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा तो यहाँ पर इनका नाम आएगा। 13वें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं कि 13वें कौन थे, तो विजय केलकर करके मुख्य रूप से 13वें बनाए गए थे। ठीक है, इतना आप लोगों को वर्तमान में भारत के परिप्रेक्ष्य में याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज क्लास के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न जो कि कल वाले सेक्शन में हम लोग ये सवाल कर चुके थे, मोहिनीअट्टम नृत्य में हस्त जो मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है, इनकी टोटल संख्या कितनी थी, तो हम लोगों को यहाँ पे 24 संख्या देखने को मिली थी। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा पहला सवाल, जो दूसरा सवाल हम लोगों को यहाँ पर जो दे के रखा है वो ये है कि मुगल काल में जो जनगणना का हुआ था उसका प्रमाण अबुल फजल रचित किस ग्रंथ में हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी इसी अबू फजल ने एक ग्रंथ लिखा था जिसमें इसने क्या किया था, पहली बार जो मुगल डायनेस्टी में, मुगल जो डायनेस्टी हुआ करती थी, इसी डायनेस्टी में इसने जनगणना का उल्लेख किया था। तो यह जनगणना का उल्लेख हमने किस यहाँ पे यानी इसी के द्वारा रचित एक धर्म ग्रंथ में देखने को मिलता है। यहाँ पर अकबरनामा में देखने को मिलता है, यानी आप लोगों के आईने अकबरी, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। आप सभी को इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए कि हम लोगों को इसके प्रमाण जो आईने अकबरी में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न देख रखा है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है। और भारत संघ में यदि नया संघ आप लोगों को बनाना है, नया राज्य यदि आप लोगों को बनाना है, तो आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को यहां पर आर्टिकल कल 3 की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे आप लोगों को यहां पर यह भी याद होना चाहिएगा कि आर्टिकल
एक में क्या है, तो जवाब हो जाएगा संघ व राज्य क्षेत्रों का नाम। सम व जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र का नाम दे के रखा है। वहीं पर आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश इसके माध्यम से हो सकता है, नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। वहीं पर आर्टिकल 3 क्या बताएगा कि नए राज्यों का गठन की प्रावधान की बात करेगा, और जो वर्तमान में भारत में राज्य बने हुए हैं उन राज्यों में यदि हम लोगों को नाम परिवर्तन की आवश्यकता पड़ रही है तो नाम परिवर्तन भी इसके माध्यम से होगा, आर्टिकल 3 के माध्यम से। और यदि उनकी सीमाओं में यदि परिवर्तन की आवश्यकता लग रही है, सीमाओं में किसी भी भारत के राज्य में यदि सीमाओं में यदि परिवर्तन की आवश्यकता यदि हम लोगों को पड़ रही है तो ये भी आर्टिकल 3 के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। अब देखो सीमाएं दो प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन होगा, या तो उस राज्य का क्षेत्र हम लोगों को बढ़ाना है या फिर ये आप लोगों को घटाना है, ये दोनों आर्टिकल 3 के हिसाब से हो सकते हैं। अब हम लोगों से पूछा है कि यदि भारत संघ में कोई नया संघ बनाना है तो किसके पास पावर रहेगा? भारत के राष्ट्रपति के पास में, लोकसभा अध्यक्ष के पास में, प्रधानमंत्री के पास में, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में, किसके पास पावर रहेगा? तो आप लोगों से सवाल पूछा है, आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए लोकसभा अध्यक्ष के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। बाकी लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर आर्टिकल क्रमांक 93 में होता है, आप लोगों को याद होना। आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 में यहाँ पे पीएम है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आर्टिकल 124 में भारत में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। वहीं पर राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 52 में, और जो संघ के भारत संघ में नया राज्य बनाना है तो यह शक्ति भी माननीय किस व्यक्ति के पास में? माननीय राष्ट्रपति के पास में पड़ती है। ठीक है, इतना आप सबको यहाँ पे याद होना चाहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति होगा यहाँ पर। और अगला प्रश्न जो देके रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित जो प्रदेश है जो तारपा फेस्टिवल मनाता है? देखिए तारपा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है भारत में? तारपा कौन सा है? तारपा फेस्टिवल। तारपा यदि उत्सव आप लोगों से सवाल पूछेगा तो किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी किस केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, आप लोगों से सवाल पूछा है। देखिएगा यदि तारपा फेस्टिवल के बारे में बात करेगा तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? जवाब हो जाएगा दादर और जो नगर हवेली है, दादर नगर या आपका हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। वहीं पर तारपा के जो फेस्टिवल के साथ आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा कि यहां पर एक मानसून मैजिक यहाँ पर उत्सव भी सेलिब्रेट कहां पर किया जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ये भी दमन और दीप में ही सेलिब्रेट किया जाएगा। दमन दीप के साथ दादर नगर जो या आपका हवेली, अब वर्तमान में आप सभी जानते कि भारत सरकार ने इनको अपने जो आप में जोड़ दिया है, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो इन दोनों में सेलिब्रेट किया जाएगा। वहीं पर दिवासोत्सव, कौन सा उत्सव? दिवासो फेस्टिवल। आप सभी को दमन दीप और दादर नगर हवेली के बारे में याद होना चाहिए। और ये जो दिवासो यहाँ पर उत्सव आप लोग पढ़ते हैं, ये दिवासो उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा कि एक वर्ली जनजाति। कौन सी जनजाति? एक वर्ली ट्राइबल्स है, और इसी ट्राइबल्स के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। यानी हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो दादर और नगर हवेली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी सवाल का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। चलिए, और जो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या देख रहा है, यदि कोई राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम अवधि के लिए वहां पर बैठ सकता है। 1 वर्ष, 6 महीने, 3 माह या 2 साल। आप सभी जानते हैं कि ऐसा 6 महीने तक हो सकता है। 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव होंगे और देश को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिएगा हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को देख के रखा है कि 1800 जो रिवोल्ट या आपका 1857 देखने को मिला, 1857 के विद्रोह का नेता कौन था?
मैंने आप सवाल से पूछा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें समय यहां पर नेता कौन देखने को मिला था? खान बहादुर, ये कुंवर सिंह, या मालवी, या मौलवी यहाँ पर, या बिरजीस कादिर, कौन देखने को मिला था जिसने जो बरेली में विद्रोह हुआ था, बरेली में जिस प्रकार का विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? आप लोगों को याद होना चाहिए कि खान बहादुर ने किया था। कौन ने किया दोस्तों? खान बहादुर के द्वारा यहाँ पर किया गया था। वहीं पर जो दिल्ली में विद्रोह हुआ करता, कहां पर? जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था? तो जवाब हो जाएगा बहादुर बहादुर शाह जफर द्वारा। बहादुर शाह जफर द्वारा ये विद्रोह किया गया था, जो द्वितीय था इसके द्वारा विद्रोह किया गया था। और यहां पर यदि कानपुर का पूछेगा, कानपुर में यह विद्रोह किसने किया था? जवाब हो जाएगा नाना साहेब के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। वहीं पर यहां पर झांसी में किसने किया था? झांसी में किसने किया था? तो जवाब हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। वहीं पर यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि लखनऊ में विद्रोह किस शासक ने यहाँ पे किया था, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर बेगम हजरत महल। बेगम हजरत जो महल है, बेगम हजरत महल के द्वारा यह विद्रोह यहाँ पर रिवोल्ट इन 1857 में किया गया था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पश्चिमी बिहार से यह विद्रोह किसने किया था? तो पश्चिमी बिहार यहाँ पे कुंवर सिंह के द्वारा, किनके द्वारा दोस्तों? कुंवर सिंह के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। और वहीं पर सवाल पूछेगा कि फैजाबाद में यह विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? तो यहाँ पर मौलवी अब्दुल्ला, किनके द्वारा? मौलवी अब्दुल्ला। मौलवी यहाँ पे अब्दुल्ला जो था, ये जो मौलवी अब्दुल्ला था, जिनके द्वारा फैजाबाद में यहाँ पे विद्रोह किया गया था। तो ये सभी जो रिवोल्ट इन 1857 हुआ था वो हम सबको यहाँ पे याद होना चाहिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि जो रिवोल्ट इन 1857 हुआ था इसका प्रमुख कारण, देखिए उसके कई प्रमुख कारण थे, राजनीतिक माने सामाजिक कारण, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हड़प नीति, कौन थी दोस्तों? एक हड़प नीति लाई गई थी, आप सभी जानते हैं, जिसे व्यपगत थ्योरी भी यहाँ पर हम लोग मानते हैं। और इसी हड़प नीति के अंदर मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था, मैंने कल आप लोगों को समझाया था सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था। सतारा को इन्होंने कब हड़पा था? तो जवाब हो जाएगा ये आपके 1848 में। सतारा के बाद किसको हड़पा था यहाँ पर? तो जवाब हो जाएगा जेतपुरा को। और जेतपुरा को कब हड़पा गया था? तो 1839 में। और वहीं पर यहाँ पर संभलपुर, संभल जो संभलपुर था, यानी इसको कब यहाँ पे हड़पा गया था? तो 1839 में। वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए बघाट को कब यहाँ पे हड़पा गया था? तो जवाब हो जाएगा 1850 में। वहीं यहाँ पर आप लोगों को उदयपुर याद होना चाहिए, इसको कब यहाँ पे हड़पा गया था? जवाब हो जाएगा 1852 में। वहीं पर झांसी को कब हड़पा गया था? तो झांसी को हड़पा गया था 1853 में, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर नागपुर को कब हड़पा था? तो जवाब हो जाएगा 1854 में इनके द्वारा हड़पा गया था। तो ये जो व्यवगत थ्योरी थी, हड़प नीति के द्वारा, ये वो क्षेत्र थे जो ब्रिटिश ने अपने जो शासन पद्धति में उनके द्वारा शामिल किए गए थे। ठीक है, सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो खान बहादुर होगा, इतना याद होना चाहिए। और ये जो रिवोल्ट इन 1857 हुआ था, रिवोल्ट इन 1857 यानी जो 1857 की हम लोगों को यहाँ पे क्रांति देखने को मिलती है, यह आप लोगों को डेट भी याद होना चाहिए कि 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हुई थी। यदि प्रारंभ वर्ष, यदि प्रारंभ तारीख के साथ यदि पूछ लेगा तो जवाब हो जाएगा 10 मई 1857 में को ये क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, बाबर को भारत में किसके द्वारा यहाँ पर आमंत्रित किया गया था? देखिए आप लोगों को सवाल यहाँ पे ऑप्शन देके रखा है, दौलत खां, या फिर शबानी खान, या फिरोज खान, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि जो बाबर बाबर मुख्य रूप से एक फरगना प्रांत हुआ करता था। फरगना का यहाँ पर क्या हुआ करता था? शासक हुआ करता था। एक प्रांत का, यह एक छोटे से प्रांत का क्या हुआ करता था? शासक हुआ करता था। और वहीं पर इब्राहिम लोधी यहाँ पर एक शासक जो कि लोधी डायनेस्टी का था, जो कि लोधी डायनेस्टी का था। तो लोधी डायनेस्टी का संस्थापक कौन हुआ करता था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहलोत लोधी था। कौन था? बहलोद लोधी था।
आप लोगों को याद होना चाहिए। बहलोल लोदी के बाद शासक कौन बनेगा? तो जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। कौन बनेगा? सिकंदर लोदी शासक बनेगा। और सिकंदर लोदी के बाद इन लोधी डायनेस्टी का नेक्स्ट शासक कौन हुआ करता था? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर इब्राहिम लोदी। और ये इब्राहिम लोदी को हराने के लिए यहाँ पर दौलत खां के द्वारा बाबर को भारत में क्या किया गया था? इनवाइट किया गया था। आप सभी को ये यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है? मोक्ष भारत में निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मोक्ष के बारे में पूछा है, किसके में किस क्लासिकल डांस से मोक्ष यहाँ पर जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन आप लोगों को ओडिसी देख रखा है, सत्रिया, भरतनाट्यम या कथक देख रखा है। देखिए यहां पर बात की गई है मोक्ष की। हम लोग पढ़ते हैं कि सभी क्लासिकल डांस कहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन अभी जो उसने प्रश्न पूछा है वो मोक्ष है, कि जो मोक्ष यहाँ पर कहा, मोक्ष किस क्लासिकल डांस से मुख्यतः यहाँ पे संबंधित हम लोगों को देखने को मिलता है। और चार ऑप्शन भी आप लोगों को दे के रखे हैं। आप लोगों के यहाँ पर जो भरतनाट्यम, कथक, सत्रिया या फिर ओडिसी कहाँ पर से संबंधित है ये देखिएगा। आप लोगों को याद होना चाहिए जो मोक्ष है ये कथक से मुख्यतः संबंधित है। और यही जो घराना है ये आप सभी जानते हैं, ये क्लासिकल डांस कहाँ पर किया जाता है? नॉर्थ इंडिया में इसको किया जाता है। और वहीं पर आप लोग इसके एक फेमस व्यक्ति ब्रज मोहन मिश्रा को याद करेंगे, ब्रज मोहन मिश्रा। और वहीं पर चित्रेश दास, कौन याद करेंगे? चित्रेश दास के बारे में आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। ये दोनों व्यक्ति प्रमुख रूप से इसी डांस से, इसी शास्त्रीय नृत्य से यहाँ पर मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। कौन कौन याद करेंगे? ब्रज मोहन मिश्रा और वहीं पर चित्रेश दास के बारे में आप सभी को यहाँ पे याद होना चाहिए। चलिए तो मोक्ष का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर एक सितारा देवी को भी देखा था। जो सितारा देवी है वो सितारा देवी भी मुख्य रूप से यहाँ पर कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो ये भी इसी क्लासिकल डांस से यहाँ पे संबंधित हम लोगों को दिखाई पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न क्या देख रखा है कि तमिलनाडु के कपालेश्वर जो मंदिर है किस भारतीय भगवान को समर्पित है? अब यहाँ पर कौन से भगवान को समर्पित है? दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु या शिव? आप लोगों को सीधा याद करना है कि भगवान शिव को यह समर्पित है। सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न देख रखा है कि रेड पांडा विंटर एक जो फेस्टिवल है ये भारत के किस राज्य में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए रेड यहाँ पर रेड पांडा जो यहाँ पर विंटर फेस्टिवल है, रेड पांडा विंटर जो कार्निवाल फेस्टिवल है, यदि ये आप लोगों से पूछा है तो इसके साथ में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर महोत्सव भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कौन सा? महोत्सव भी होना चाहिए। वहीं पर आप लोगों को एक हार्नबिल फेस्टिवल भी याद होना चाहिए। कौन सा? हार्नबिल फेस्टिवल। ये दिसंबर माह में सेलिब्रेट किया जाता है और इसको 10 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है। और हार्नबिल के बाद आप सबको और क्या याद होना चाहिए? यहाँ पर सेकर नई, कौन सा? सेकर नई एक फेस्टिवल है। तो जो सेकर नई फेस्टिवल है ये भी 10 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहाँ पर एओलंग, कौन सा? एओलंग फेस्टिवल भी आप लोगों को इसी राज्यों में सेलिब्रेट किया जाएगा। और वहीं पर दोस्तों तुलुनी, कौन सा? तुलुनी, ये तुलुनी उत्सव। तो ये जो रेड पांडा विंटर कार्निवाल फेस्टिवल है, महोत्सव है, हार्नबिल है, सेकर नहीं है, ये आप लोगों का ये वाला जो फेस्टिवल है आप लोगों का। और वहीं पर एक तुलुनी फेस्टिवल, ये सभी के सभी कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा इनको नागालैंड में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप लोगों को यहाँ तो याद होना चाहिए ये तुलुनी यहाँ पर हर बार एग्जाम में आता है। एक तो तुलुनी आप लोगों को, वैसे सभी आईएमपी और वहीं पर कहीं ना कहीं हार्नबिल भी यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर फेमस हम लोगों को दिखाई पड़ता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देख रहा है, 2011 की जनगणना हुआ था, जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेशों का नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें दादरा नगर हवेली ऑप्शन में है, दमन और दीप दे के रखा है, पुदुचेरी देखा है और लक्षद्वीप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए जो सर्वाधिक ग्रोथ रेट हम लोगों को यूटी के अंदर दिखाई दी वो कहाँ की थी, हम लोगों को यहाँ पर दादर नगर हवेली की दिखाई दी। तो सवाल का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर दादर नगर हवेली। देखो जनगणना से आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, जन जो जो सेंसर हुआ था इसके बारे में जो सर्वाधिक ग्रोथ रेट जो परसेंटेज में हम लोगों को जो दिखाई पड़ती है वो हम लोगों को यहाँ पर दादर नगर हवेली की यहाँ पे दिखाई पड़ती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर साक्षरता में यदि सवाल पूछ लेगा आप लोगों से साक्षरता में कौन है पहले पायदान पर यूटी में, तो जवाब हो जाएगा हम लोगों को लक्षद्वीप यहाँ पर देखने को मिलता है। ये दोनों चीज यहाँ पे जनगणना में आप सभी को याद होना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर आप लोगों को भारत का जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। मैं बात करूंगा कि 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो जवाब हो जाएगा कि 324 हम लोगों को देखने को मिलेगा। और वहीं पर ये जो जनसंख्या घनत्व है, जो जनसंख्या घनत्व है हम लोगों को 2011 की जनगणना में कितना देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिला है 2011 की जनगणना में, तो जवाब हो जाएगा ये हम लोगों का यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर देखने को मिलता है। और होगा कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो अगला प्रश्न हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की समस्त जो कार्रवाई है वो जो कार्रवाई यहाँ पर मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में होगी, और कौन यह सुप्रीम कोर्ट को राइट्स देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 145, भारत के संविधान का अनुच्छेद 248, सर्वोच्च न्याय की नियमावली और संसद द्वारा पारित एक आपका अधिनियम, कौन माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है, आप लोगों से सवाल पूछा है। देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों को जल्दी से रिवीजन में यहाँ पर याद होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 24 में यहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान हम लोगों को देख रखा है। यहाँ पर आर्टिकल 125 में क्या है, जिसके वेतन व भत्ते के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती, जिसको संसद के माध्यम से दिए जाएंगे। वहीं पर यहाँ पर आर्टिकल 126 में कि एक कार्यकारी न्यायाधीश की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। न्यायाधीश की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप लोगों को याद रखना है। वहीं पर यहाँ पर आर्टिकल 127 आप लोगों को याद करना, जिसमें देख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट एक तदर्भ न्यायाधीश होगा, तदर्भ न्यायाधीश के रूप में कार्य होगा, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं यहाँ पर जो आर्टिकल 129 आप लोगों को जल्दी से याद होना चाहिए, जहां पर देख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अभिलेख न्यायालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। किसके माध्यम से, अभिलेख न्यायालय में यहाँ पे सुरक्षित रखे जाएंगे। और यहाँ पर आर्टिकल 137 आप लोगों को याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने दिए गए फैसलों पर पुनः विचार कर सकता है। क्या कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले दिए गए उन पर जो पुनः विचार कर सकता है। यहाँ पर आर्टिकल 139 में देख रखा है। देखिए आर्टिकल 32 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो जो 5 प्रकार की रीट है या आर्टिकल 139 के तहत ये जो रीटों का यह विस्तार भी कर सकता है, यानी इसके रीट के विस्तार की शक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में है। अब देखिए ये जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 148, ये माननीय जो ये आपका आर्टिकल एक पड़ता है, जिसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की जो समस्त कार्रवाई होगी वो कौन सी लैंग्वेज में देखने को मिलती है, जवाब हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या इसे बदला जा सकता है, तो हाँ जवाब होगा इसे बदला जा सकता है, लेकिन यह जो उपबद्ध है यह किसके पास में है, यह हमारी पार्लियामेंट के पास में, यह हमारी संसद के पास में अधिकार है
ठीक है, कि क्या इस कार्रवाई को, ये जो अंग्रेजी भाषा में हो रही, क्या ये चेंज हो सकती है? तो हाँ, ये हो सकती है, लेकिन ये पावर, ये जितने भी उपबन है, हमारी पार्लियामेंट के पास में, यानी हमारी संसद के पास में है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, इसे शक्ति देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 जो 48, इसे यहाँ पे शक्ति प्रदान करता है। इतना आप सभी को यहाँ पे याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है, संविधान की व्याख्या के संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाएंगे, जिन और किसके माध्यम से लाए जा सकते हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और इस सर्वोच्च न्यायालय के नीचे हमारे पास में यहाँ पर हाईकोर्ट की व्यवस्था है। हाईकोर्ट होंगे, और हाईकोर्ट के नीचे जितने भी भारत के अधीनस्थ न्यायालय होंगे। अब ये अधीनस्थ न्यायालय होंगे, और यहाँ पर ये जो सवाल पूछा है कि संविधान की व्याख्याता के संदर्भ में सभी प्रकार के जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में के पास लाए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से लाए जाते हैं? कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं, या पे अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ सकते हैं, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। इनमें से कोई नहीं। आप सभी को याद रखना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत में जो ये आप लोगों का अंतिम या आपका अपीली न्यायालय माना जाता है। तो ये इसी के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट में सभी प्रकार के विवाद हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। सवाल का जो राइट आंसर रहेगा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखे, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग यहाँ पर अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ था? जो भारत की पहली अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें कब शामिल हुए थे? डेट आप लोगों को दे के रखिए, ये दिसंबर और 1946 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, और 1946 24 अक्टूबर 1946, या 14 नवंबर 1946 आप लोगों को दे के रखा है। कब मुस्लिम लीग यहाँ पर पहली अंतरिम सरकार में शामिल हुआ था? पहली जो आपकी अंतरिम सरकार यहाँ पर बनी थी, ये जो आपकी भारत में अंतरिम सरकार बनी थी, इसमें कब शामिल हुआ था? देखिए, भारत में पहली अंतरिम सरकार बनती है, और जिसमें मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे, वो उस समय नियुक्ति किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किनको नियुक्ति किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वहीं पर जो गृह मंत्री बनाए गए थे, वो किसको बनाए गए थे? जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार जो पटेल को नियुक्त किया गया था। वहीं पर यदि सवाल आप लोगों से सवाल जो पूछेगा कि खाद्य व कृषि मंत्री कौन बनाए गए थे, खाद्य व जो कृषि मंत्री कौन बनाए गए थे, तो जवाब हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किनको? डॉक्टर जो प्रसाद को बनाया गया था। आप सभी को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। और वहीं पर शिक्षा मंत्री कौन दोस्तों? शिक्षा मंत्री का पद किसको दिया गया था पहली अंतरिम सरकार में? तो जवाब हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। श्री गोपालाचार्य। इन्हें जो भारत की पहली अंतरिम सरकार बनती है, उसमें जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, वो श्री राजगोपालाचार्य जी बनाए गए थे। इतना आप सभी को यहाँ पर सवाल का यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर यदि मैं बात कर लूंगा कि वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे, तो जवाब हो जाएगा लियाकत अली। कौन दोस्तों? लियाकत यहाँ पर अली साहब जो है, वो यहाँ पर वित्त मंत्री बनाए गए। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट विभाग पढ़ते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यहाँ पे सवाल पूछा है कि जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी, ये कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी? तो आप लोगों को याद होना चाहिए 24 अक्टूबर और 1946 में यह भारत की अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। यानी सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, पंजाब और हरियाणा के लोग भलाई के लिए भगवान को धन्यवाद जो देने के लिए एक वैशाखी पर्व मनाते हैं। तो उसका संबंध जो किससे है, कब मनाते हैं? वो फसल के समय, स्वास्थ्य, जीवन या जलवायु के लिए एक प्रमुख वैशाखी फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट जो करते हैं। तो देखिएगा, आप लोगों को याद होना चाहिए, मुख्य की जो रबी की फसल आती है, रबी की फसल के समय वह ये लोग त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तो सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की थी और सांची का स्तूप का तोरण बनाया था?
तोरण बनाया था, और कहाँ का? तो जवाब हो जाएगा सांची के स्तूप का तोरण भी इसी शासक के द्वारा बनाया गया था। क्या चार ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे के रखे हैं? देखिए, पहले मौर्य डायनेस्टी दे के रखा है, फिर सुंग वंश दे के रखा है, सातवाहन वंश, और वहीं पर कुषाण डायनेस्टी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। किसके द्वारा ये बनाया गया था? कौन से वंश के शासक के द्वारा इसको बनाया गया था? मौर्य, सुंग यहाँ पे डायनेस्टी, सातवाहन वंश या कुषाण वंश के शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था। देखिए, आप लोगों को याद होना चाहिएगा, यहाँ पर एक तिब्बत के बड़े इतिहासकार रहे, तिब्बत के बड़े यहाँ पे इतिहासकार हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनका नाम रहेगा लाला तारानाथ। कौन रहेगा? लाला तारानाथ। तारानाथ एक बड़े बड़े इतिहासकार है, जिन्होंने ऐसा माना था कि जो सुंग वंश थे, यह मुख्य रूप से जो सुंग डायनेस्टी हुआ करती थी, और यह सुंग रूप से मुख्यतः ये लोग क्या हुआ करते थे? ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन से वंश से संबंधित है ये? ब्राह्मण वंश से। और इसी सुंगवंश का एक संस्थापक हुआ करता था, इसी सुंगवंश का एक संस्थापक हुआ करता था, जिसका नाम था पुष्यभूति सुंग। कौन था यहाँ पर? पुष्यभूति सुंग। तो पुष्यभूति जो सुंग हुआ करता था, वो आप सभी को याद होना चाहिए कि ये मुख्य रूप से सुंग वंश का क्या हुआ करता था? संस्थापक यहाँ पे हुआ करता था। और यही पुष्यभूति सुंग में भारत के एक विद्वान विद्वान जो यहाँ पर एक जो विद्वान जो पंडित रहा हुआ करते, जिनका नाम था जो पतंजलि, ये मुख्य रूप से किसके जो दरबार में हुआ करते थे? जवाब हो जाएगा पुष्यभूति सुंग के दरबार में हुआ करते थे। और हम लोगों को एक वायु पुराण देखने को मिलता है, इसी वायु पुराण में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि इसी पुष्यभूति सुंग द्वारा जो अपना पूरा जो साम्राज्य है, अपना पूरा साम्राज्य अपने 8 पुत्रों में जो इसने क्या किया था? बांट दिया था। तो यहाँ पे सवाल पूछा है कि किसने सांची के स्तूप का तोरण के द्वार जो गेट का निर्माण किया था? तो जवाब हो जाएगा सुंग वंश। सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सुंग डायनेस्टी के बारे में ये जो की पॉइंट है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न देख रखा है कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी, ये जो कांगड़ा और कुल्लू घाटी है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, यदि आप लोगों से पूछेगा कांगड़ा घाटी के बारे में, वहीं पर कुल्लू घाटी, कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। यहाँ पर आप लोगों की कौन सी घाटी? एक आपके जो आप लोगों के बोर घाटी देखने को मिलेगी, और एक आपकी आप लोगों को यहाँ पे स्मृति घाटी भी देखने को मिलेगी। कौन सी घाटी? ये आपकी स्मृति घाटी। ये सभी घाटियां कहाँ पर देखने को मिलती है? हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। यानी सवाल का जो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल हमें यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये घाटियों के बारे में आप सभी को यहाँ पे याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि भारत की राष्ट्रपति केवल किसकी सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यहाँ पे कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं? राष्ट्रीय यहाँ पर जो आपातकाल के बारे में हम लोगों को बोला है किसकी लिखित सिफारिश पर कर सकते हैं? तो माननीय राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर यह कर सकते हैं? देखिए, आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे के रखे हैं। क्या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, जैसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, संघ का मंत्रिपरिषद, या पार्लियामेंट या संसद के द्वारा वह जो आपातकाल की घोषणा यानी राष्ट्रपति के माध्यम से हो जाएगी। और घोषणा कैसी होना चाहिए? जो सिफारिश पर लिखित होना चाहिए। तो आप सभी को याद होना चाहिए, केवल केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ऐसा नहीं हो सकता, या पे ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल क्या हो दोस्तों, के सदस्य यहाँ पे शामिल हो। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का 97 ये 97 वर्ष की उम्र में निधन यहाँ पे हो गया है? 4 ऑप्शन देके रखे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। आप सभी को इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न
देखिए एक सवाल है, ये आप लोगों को होमवर्क में हम लोग जो दे रहे हैं, भारत के नए मत्स्य और पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए जो मत्स्य और पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? राजीव रंजन जोर्फ लल्लन सिंह बने, हरदीप सिंह, प्रहलाद जोशी या नितिन गडकरी साहब बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।